गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट द 42nd अमेंडमेंट। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 42nd अमेंडमेंट के बारे में कि जो हमने इसके पहले केस एक देखा था, राजनारायण केस। उस केस में हमने डिस्कस किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द पार्ट ऑफ BSD। BSD मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब इस वीडियो में हम 42nd अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे। मैंने बोला था कि जो उस समय पार्लियामेंट हुआ करती थी उसने इमरजेंसी लगा दी, फिर उसने इमरजेंसी लगाई और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1976 में, अप्रॉक्सीमेटली 1976 में पार्लियामेंट क्या करती है कि 42nd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करती है। मतलब पार्लियामेंट जो है एक के बाद एक जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट्स लाते जा रही थी, उसमें संशोधन करते जा रही थी। हाँ, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन 3 साल में, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 इयर्स में कंप्लीट हुआ था। बहुत ज़्यादा टाइम लगा करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड हुआ था, लेकिन जैसी नेसेसिटी हुई उस समय जो गवर्नमेंट ने समझी उस हिसाब से क्या हुआ, अमेंडमेंट्स हुए शामिल। लेकिन उस टाइम पे इस अमेंडमेंट को लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना हो रही थी। तो हम देखते हैं ये अमेंडमेंट क्या था, 42nd अमेंडमेंट। अगर ये वीडियो आपने देख रहे हैं तो इसके पहले वाला जो राजनारायण केस है, हाँ, उसे आप जरूर देखें तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं व्हाट इज 42nd अमेंडमेंट, इसमें क्या बताया गया। तो ये 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। उस समय जो करंट गवर्नमेंट थी, क्या हुआ, 40 फिर 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन, जो 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेंड कर दिया गया। अब इस पॉइंट का बेसिकली हम मतलब देखते हैं। 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट। कहा जाता है कि ये जो अमेंडमेंट हुआ, इससे बड़ा संशोधन अभी तक की पार्लियामेंट के इतिहास में, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या संशोधन कभी नहीं हुआ। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे संशोधन हुए, ये मेजर पॉइंट्स हैं, हाँ, जिसमें मैंने पूरी बात रखने की कोशिश करी है, हाँ, इन पॉइंट्स के जरिए। हाँ, ये तो मेजर पॉइंट्स है। बहुत सारा संशोधन छोटे बैकग्राउंड्स पे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था 42nd अमेंडमेंट में, जिसे लगभग बाद में चेंज भी किया गया अमेंडमेंट्स ला के 44th अमेंडमेंट ला के। किसने वो लाए थे? वो लाए थे जनता पार्टी, जो उस समय 1978 में इलेक्ट हुई थी उसने। तो इसमें 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। कहा जाता है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी था 42nd अमेंडमेंट। याद रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज 42nd अमेंडमेंट। तो 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। जो 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेंड कर दिया गया, मतलब उसे संशोधन उसमें कर दिया गया। बहुत सारे लॉस को चेंज किया गया, बहुत सारे लॉस को ऐड किया गया। ये बेसिकली 42nd अमेंडमेंट पे हुआ था। फिर क्या हुआ, गिव अनलिमिटेड पावर टू द गवर्नमेंट। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जब गवर्नमेंट ने ही चेंज किया है, संशोधन किया है, तो या तो पीपल्स के लिए अच्छा हो, हाँ, या तो पार्लियामेंट के लिए अच्छा हो, या तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा हो। दो ही तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उस समय गवर्नमेंट को इस संशोधन ने या इस अमेंडमेंट ने अनलिमिटेड पावर्स दे दी थी, जिसमें जुडिशरी जो था। अब क्या होगा, जब गवर्नमेंट के पास पावर्स ज़्यादा होंगी तो जुडिशरी, जो कि कानून देख कर ही न्याय करता है, या नई जो बाहर मॉडल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे USA है, ब्रिटेन है, वहाँ से देख करके कोई जजमेंट दे सकता है। कौन? जो जुडिशरी होता है। तो अब जब यहाँ इतने ज़्यादा संशोधन ही कर दिए गए, जब इतने ज़्यादा अमेंडमेंट ही ला दिए गए, तो आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं 42nd अमेंडमेंट को, क्योंकि ये स्टेप वाइज मैंने लिखने की कोशिश करी है पॉइंट्स। कि 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? गिव अनलिमिटेड पावर टू द गवर्नमेंट। या तो पीपल्स के फेवर में होंगी या पार्लियामेंट के फेवर में होंगी, क्योंकि सामान्य सी बात है, जब पार्लियामेंट ने ही बनाया है तो वो या तो उनके फेवर में होगा या तो पीपल्स के। तो पीपल्स के भी थोड़ा बहुत फेवर में था, उन्हें बहुत ज़्यादा डिपेस्पीज मिल रही थी, जैसे एजुकेशन वगैरह सब थोड़ा उस टाइम पे ठीक हो रहा था बहुत सारी। हाँ, उस गवर्नमेंट में, जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी 1975 के करीब, हाँ, तो उस समय बहुत सारे जो उस समय नहर वगैरह बन रही थी, ये सब भी उन्होंने बनवाई थी। तो गिव अनलिमिटेड पावर टू द गवर्नमेंट, अनलिमिटेड पावर गवर्नमेंट को मिली। अब उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा? पावर ऑफ जुडिशरी बिकम लिमिटेड। जो जुडिशरी की पावर थी वो लिमिट में बंध गई, एक तरीके से बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी उस समय पावर जुडिशरी की। जुडिशरी चाहती तो थी जजमेंट देना, लेकिन नहीं दे पा रही थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो सिचुएशंस थी वो हैंडल हुई। देखते हैं
तो पावर्स ऑफ जुडिशरी बिकम लिमिटेड। अब उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा देखते हैं। फिर डीपीएसपीज बिकम सुपीरियर ओवर फंडामेंटल राइट्स। जो जुडिशरी थी वो उसने फिर धीरे 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 आगे मिनर्वा मिल्स केस एक हुआ था, मिनवेरा मिल्स केस एक हुआ था, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया था, जो हम अभी इसके बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, उन्होंने फिर उस केस में क्लियर किया था कि फंडामेंटल राइट जो है, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट जो है ये किसी भी व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो राइट टू लिबर्टी, हमको स्वतंत्र रहने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ, ये सारे जो अधिकार हैं हाँ जो फंडामेंटल राइट्स में शामिल किए गए, राइट टू एजुकेशन, तो ये सारे जो अधिकार हैं ये फंडामेंटल राइट्स में है। कोई भी व्यक्ति हाँ इंडिविजुअली ये इम्पैक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स एक व्यक्ति के लिए जरूरी हैं, जबकि डीपीएसपी पूरे समाज के लिए, जैसे राइट टू एजुकेशन, जैसे राइट टू हेल्थ है, तो हेल्थ जो है तो बहुत सारे रीजंस पे इम्पैक्ट होती है हाँ, जो सोशल होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें। तो डीपीएसपीज को, जो डीपीएसपी होती है तो उस केस में उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, डीपीएसपी ये ऑल अबाउट सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं उस समय पार्लियामेंट का जो मानना था, उस समय जो गवर्नमेंट का मानना था कि हम ऑल अबाउट सोसाइटी का विकास करें तो धीरे 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 वहाँ के लोगों का भी विकास हो जाएगा। लेकिन जुडिशरी मानती थी हाँ कि एक एक व्यक्ति का हम विकास करें, धीरे धीरे एक एक जो हमारे जो पीपल्स हैं हम उनका धीरे 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 उन सबका विकास करते तो ऑल अबाउट जो सोसाइटी है उसका विकास अपने आप हो जाएगा। ये जुडिशरी की मान्यता थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो उस समय गवर्नमेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके, क्योंकि जजमेंट लिए जाते थे यहाँ जुडिशरी के द्वारा, तो जो जुडिशरी थी तो वो तो कह रही थी यहाँ की फंडामेंटल राइट्स को ही सुपीरियर रखो, लेकिन एज अ टसल चल रही थी उस समय पार्लियामेंट और जुडिशरी में। फिर क्या हुआ, तो डीपीएसपीज बिकम सुपीरियर ओवर फंडामेंटल राइट्स। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, न्यू डीपीएसपीज वर एडेड। जो डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक होता है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स को कंपलसरी है कि जब हमारी आज़ाद हम लोग हुए थे, जब इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है, क्लियर कट था उस समय कि क्लियर डेफिनेशन बताई गई थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो उन्हें देना, जो स्टेट जो हमें गवर्नमेंट है उन्हें देना फंडामेंटल राइट्स को ज़रूरी है हाँ, क्योंकि वो हमारी नीड है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, हम बोलेंगे तो हमें अधिकार होना चाहिए। राइट टू लिबर्टी, हमें आज़ाद रहना चाहिए। तो ये सब जो था ये फंडामेंटल राइट्स में, ये तो हमारे लिए ज़रूरी था, ये तो आवश्यक है, तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। लेकिन जो डीपीएसपीज हैं, क्योंकि उस समय एजुकेशन पॉलिसीज़, उस समय हेल्थ पॉलिसीज़, उस समय फूड पॉलिसीज़, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब दे पाना हाँ, क्योंकि हम लोग आज़ाद हुए थे हाँ, ब्रिटिश कॉलोनी यहाँ से गई थी हाँ, तो ये सब दे पाना उस समय मुश्किल हो रहा था। इसीलिए डीपीएसपीज को उस समय इंक्लूड बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन डीपीएसपीज को रखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब धीरे धीरे विकास होगा तो डीपीएसपीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो उस समय गवर्नमेंट ने डीपीएसपीज को ज़्यादा सुपीरियरिटी दी बजाय फंडामेंटल राइट्स के। फिर तो बहुत सारे न्यू डीपीएसपीज वगैरह ऐड किए गए। फिर क्या हुआ, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंसर्टेड इन पार्ट 4A। आपका फंडामेंटल राइट्स की बहुत ज़्यादा बात हो गई, डीपीएसपीज की बहुत ज़्यादा बात हो गई, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब हमारे जो हम पर्सन्स हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी। मतलब अगर हम बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारी कोई ड्यूटी भी तो होनी चाहिए देश के लिए। तो उन ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से, जिसमें बहुत सारी ड्यूटीज़ आती हैं। और उसे पार्ट 4A, मतलब जो फोर्थ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें जैसे डिवीज़न होता है, वैसे ही जब हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर्मेट का, तो उसमें आर्टिकल्स इन सब में डिवीज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसमें जो फोर्थ पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया, या फंडामेंटल फोर्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया। फिर बहुत सारे डीपीएसपीज जो थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उन्हें उस समय गवर्नमेंट ने दिया। फिर क्या हुआ, आर्टिकल 31D वॉज एडेड। अब ये क्या होता है हम देखते हैं। आर्टिकल 31D,
देखेंगे आर्टिकल 31D क्या है, तो पावर टू मेक लॉ ऑन एंटी नेशन। अब ये क्या है, एंटी नेशन मतलब बहुत ज़्यादा जो उस समय एंटी नेशन मतलब जो टेररिस्ट, जो उस समय टेरर बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो पाकिस्तान से यहाँ हमले होते थे, उन सब के लिए बनाया गया था ये, कि अगर कोई भी तरह का जो एंटी नेशन एक्टिविटीज़ है यहाँ के, चाहे लोग जो देश के खिलाफ हाँ कुछ भी करते हैं, हाँ जैसे बहुत ज़्यादा हाँ मान सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं या उन्हें उनके लिए भड़का रहे हैं, ऐसी चीज़ों के लिए आर्टिकल 31D को इंक्लूड किया गया। और टेररिज्म में भी ये जो आर्टिकल था ये जरूरी था, इंपॉर्टेंट भी हम कैसे इसे कह सकते हैं। तो आर्टिकल 31D में क्या है, पावर टू मेक लॉज ऑन एंटी नेशन एक्टिविटीज, यहाँ पे एंटी नेशन एक्टिविटीज, एंटी नेशन एक्टिविटीज के लिए ये 31D आर्टिकल भी इंक्लूड किया गया था। और फिर 42nd अमेंडमेंट वॉज चेंज बाई जनता पार्टी इन 1978। 1978 में जो इतना ज़्यादा अमेंडमेंट हो गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाने लगा। फिर इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन 44th अमेंडमेंट के जरिए उस जनता पार्टी ने भी इसमें किया था 1978 में। अब हम देखते हैं इसे हम याद कैसे करेंगे। जो मैंने बताया था शुरुआत में कि क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट में 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो चेंज हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया। उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि गेव अनलिमिटेड पावर टू द गवर्नमेंट, अनलिमिटेड पावर आ गई गवर्नमेंट के पास। उससे क्या होगा कि जब पावर्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के पास आ गई तो जुडिशरी कमज़ोर पड़ गई, जुडिशरी कमज़ोर पड़ी, हाँ क्योंकि जुडिशरी जो होती कॉन्स्टिट्यूशन को देख के ही जजमेंट लेती है, हाँ तो जुडिशरी कमज़ोर पड़ी तो पावर ऑफ जुडिशरी बिकम लिमिटेड पावर्स हो गई। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट का मानना था कि हम डीपीएसपीज को प्रायोरिटी दे, जबकि कोर्ट का मानना था कि वो डीपीएसपीज को नहीं, वो फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दे। बाद में उन्होंने क्लियर भी किया, हाँ कि बाद में उन्होंने हाँ सबके फेवर में डिसीजन लिया, गवर्नमेंट के भी फेवर में, कि टसल ना हो पाए। ये सबसे बेस्ट डिसीजन था जो मिनर्वा मिल्स में डिसीजन आया था ओकेशन भारती में। तो फिर क्या हुआ, डीपीएसपीज जो सुपीरियर हो गई फंडामेंटल राइट्स से, फिर न्यू डीपीएसपीज वर एडेड, बहुत सारे डीपीएसपीज जो थे नए नए ऐड हो गए। फिर क्या, और फिर वो ऐड हुए, फिर जब बहुत ज़्यादा हाँ फंडामेंटल राइट्स और इन सब के लिए हाँ एक तरीके से क्रिटिसिज्म होने लगा, आलोचनाएं होने लगी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी शामिल कर दिया गया। कहा कि फंडामेंटल राइट ही आप लोग उठा रहे हैं लेकिन कुछ ड्यूटी भी तो आपकी होनी चाहिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंसर्ट कर दिया गया पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर क्या हुआ, आर्टिकल 31D को इंक्लूड किया गया एंटी नेशन एक्टिविटीज़, जो देश के विरुद्ध होने वाली गतिविधियाँ थी उनके लिए। फिर 42nd अमेंडमेंट जो था, अब इसे धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट ला के जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी उसने भी चेंज किया, और जो बाद में फिर बीजेपी गवर्नमेंट ये सब भी आई, उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन वगैरह किया था। हम देखते हैं, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।